नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एक के बाद एक कई मोर्चों पर सरकार की नाकामी साफ दिखाई पड़ रही है और उसको लेकर यहाँ पर न केवल विपक्ष बल्कि तमाम दूसरे वर्ग के लोग, चाहे वो युवा हों, छात्र हों, सड़कों पर उतरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर राहुल गांधी ने एक नया हमला बोला है सरकार पर और एक बड़ा आरोप लगाया है कि कैसे सेनाओं के साथ धोखा किया है एनडीए सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस संदर्भ में उन्होंने कहा है, क्यों ऐसा कहा है, इतना बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है, उस पर भी बात करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए हैं, सेना के साथ धोखा करने जैसे आरोप, बहुत ही संगीन आरोप हैं, गंभीर, और इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। उधर राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है दक्षिण भारत में, और उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ लगातार विरोध जारी है। और आज एक अखबार ने बड़ी महत्वपूर्ण खबर दी है कि पिछले करीब 2 दशक में लगभग 4 करोड़ छात्र इन परीक्षाओं में हुई धांधली से, पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं। और ज़्यादातर जो ये परीक्षाएं हैं ये 2014 के बाद की हैं, और आज तक उनमें जो कन्विक्शन रेट है, यानी उसमें किसी को अगर दोषी ठहराया गया है तो ऐसे केवल 2 मामले आए हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन मामलों में जो बहुत बड़े मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता है, ऐसे 2 लोग बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के विधायक बन गए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सेनाओं के साथ धोखाधड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि सेनाओं के साथ धोखाधड़ी की। और ये आरोप उन्होंने लगाया कल जब वो जा रहे थे अल्मोड़ा पूर्व सैनिकों और सैनिकों के परिजनों के सभा को संबोधित करने के लिए। तो पंतनगर से आगे उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, चूँकि मौसम ख़राब था, तो उनको पंतनगर से लौटना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन के ज़रिए जो था वो संबोधित किया, और वो संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने कहा कि हमने 2 दिन रुक कर और हमने तगड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर किया। लेकिन अचानक से नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा कर दी। तो जब हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही थी तो उस समय ये अचानक से ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा क्यों की गई? चूँकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को चला रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके कहा तो अब ये एकदम खामोश हो गए और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर घोषित कर दिया। ये सेनाओं के साथ धोखा है, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी ने कि ये सेनाओं के साथ धोखा है। ये और उनको सुनते भी है राहुल गांधी ने क्या कहा है। और इधर अमलेंदु जी, एक और बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। झटका ये दिया है कि पहले भारत की जो पॉलिसी थी उससे अमेरिका को नुकसान होता था, भारत को फायदा होता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है कि अब अमेरिका को फायदा हो रहा है। सीधे सीधे ये बात उन्होंने कही है, यानी भारत सरकार अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और उसमें भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बहरहाल राहुल गांधी ने सेना को लेकर क्या बात कही है और किस तरीके से सरकार पर सेना के साथ सेना के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है, वो सुन लेते हैं। हमारी फौज ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से लड़ी। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कहता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 20-25 बार उसने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि युद्ध बंद करो, और नरेंद्र मोदी ने मुझे जवाब दिया यस सर, और युद्ध बंद हुआ। भाइयों और बहनों, अगर ये आर्म्ड फोर्सेस के साथ धोखा नहीं है तो क्या है धोखा? अगर ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के साथ धोखा नहीं है तो फिर क्या धोखा है?
तो ये धोखा नहीं है सेनाओं के साथ, तो क्या धोखा है? सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अचानक किसी के दबाव में आकर आप उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। बहुत गंभीर मसला है, और डोनाल्ड ट्रंप तो ये पता नहीं कितने बार कह चुके हैं कि उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया ऑपरेशन सिंदूर को, और बचा लिया एक बड़ी लड़ाई होने से जहां पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। तो ये बड़ा धोखा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे बार बार जो आ रहे हैं उस पर कभी सरकार की कोई सफाई नहीं आई, सरकार ने कोई डिनाई नहीं किया। संसद में चर्चा की मांग की गई, लेकिन उस पर भी बात नहीं हुई, और सरकार के ऊपर दबाव लगातार डोनाल्ड ट्रंप का बन रहा है। और अब तो कई ऐसे मौके आए जहां साफ दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप के हिसाब से भारत की विदेश नीति से लेकर और तमाम व्यापारिक नीतियां चल रही हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के एक आने की बात कही थी, मार्को रूबियो ने, उनको विदेश मंत्री ने, तब तक किसी को सूचना नहीं थी। यानी भारत में किसके साथ क्या समझौता होना है, किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को आना है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर अमेरिका ही भारत से संबंधित फैसले ले रहा है क्या? बिल्कुल समीर जी, ये पूछा जाएगा कि अमेरिका ही भारत से संबंधित फैसले ले रहा है। और ये देखने में आ रहा है कि अभी मार्को रूबियो आए थे यहाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री, तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो यहाँ बता गए कि वो क्यूबा की उसकी वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं रोड्रिग्स, वो यहाँ आएंगी, और वो आई भी। भारत सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं थी कि रोड्रिग्स आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो नेतन्याहू ने बताया था वो जा रहे हैं। तो ये उसके बाद मालूम पड़ा ईरान पे हमला हो गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, इसको लेकर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा हमलावर हैं। और राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि इस तरीके से किया रहा है, बल्कि सेना के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है सरकार, उसको लेकर उनकी चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि सेना जो है वो हमारी एक रीढ़ है समीर जी, हमारी सीमाएँ अगर सुरक्षित हैं वो सेना की वजह से सुरक्षित हैं। और अगर सेना के साथ ही इस तरीके की गड़बड़ियाँ की जाएंगी, उनकी सुरक्षा छीन ली जाएगी, जो पेंशन वगैरह है वो सब किया जाएगा, इसको लेकर भी कल राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा हमला जो है वो बोला है। और राहुल गांधी ने कल साफ साफ कहा कि मोदी सरकार जो है सेना में अग्निवीर लेकर आई, जिसमें 4 साल सेवा देने की बात कही, लेकिन अगर अग्निवीर शहीद होगा तो देश उनके परिवार को सुरक्षा नहीं देगा। इसको भी हम लोग सुनेंगे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि पहले भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि अगर सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, और जिस तरह से पहले रेगुलर वैकेंसी निकालकर नियुक्ति होती थी उस तरह किया जाएगा। एक बार फिर राहुल गांधी ने दोहराया है कि यूपीए की सरकार आने पर यही किया जाएगा। अग्निवीर को लेकर सरकार बहुत घिरी रही, और यहां तक कि जब सरकार चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद रक्षा मंत्री का यह बयान आया था कि इसमें सुधार किया जाएगा। हालांकि उसके बाद से वो भी खामोश हैं। लेकिन अग्निवीर को लेकर ये सेनाओं के साथ एक सेनाओं के लिए बहुत जिसको कहा जाता है कि खतरनाक स्थिति है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मोर्चे पर लड़ने के लिए हमारे पास नियमित सैनिक ही नहीं होंगे तो फिर हम कोई लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। सुन लेते हैं राहुल गांधी को, अग्निवीरों को लेकर क्या कहा है उन्होंने। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए, अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं
कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की जवानों के फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। तो यहाँ पर जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जब सरकार आई हमारी तो हम उसको ख़त्म करेंगे। पहले भी चुनाव के टाइम भी कहा था। और अग्निवीर को लेकर तो अमलेंदु जी कई बार ये खबरें आई कि किस तरह से सेना के भीतर भी इसको लेकर विरोध हुआ था। लेकिन सरकार क्यों अग्निवीर को ला रही है? 4 साल में उनको रिटायर कर देगी, उसके बाद उनके पास कोई सिक्योरिटी, कोई पेंशन, कोई ऐसे सुविधा नहीं रहेगी। ये भी कहा गया कि एक तरीके से ये 4 साल के अग्निवीर सेना के प्रशिक्षण के जरिए प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हम सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये तो उनका वो जो विजय वर्गीय थे, बीजेपी के नेता हैं, थे नहीं हैं, उनका बयान आया भी था कि आज नौकरी मिलेगी और गार्ड की नौकरी मिलेगी। तो यानी अब ये अडानी के लिए और अंबानी के लिए गार्ड का काम करेंगे पूर्व सैनिक जो हैं, और शहीद हो जाएंगे तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा उनको। और इस तरीके की समझ जी काफ़ी आए कि अग्निवीर जो थे वो शहीद हो गए और मालूम पड़ा कि घर तक लाने के लिए जो है वो एम्बुलेंस तक नहीं मिली शव को लाने के लिए, इस तरीके की चीज़ें। तो ये जिस तरीके से सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, ये राहुल गांधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इसके पीछे असली कारण क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। समझ जी, जिस तरीके से डिफेंस बजट को अडानी पर खर्च किया जाए, अब ड्रोन भी अडानी बनाएगा, गोला बारूद भी अडानी बनाएगा, लेकिन भारत की सेना को नहीं देगा इजराइल की सेना को। और इटली में जाके वो जहाज पकड़ लिए जाएंगे जो जा रहा था मटेरियल यहाँ से। तो ये राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत गंभीर आरोप है और मुझे लगता है कि पूरे देश को इसको समझने की आवश्यकता है कि ये सरकार किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है। बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, चूंकि यहाँ पर आप सेना में एक नियमित जो सैनिक होते हैं उनको हटाकर आप अग्निवीर ला रहे हैं। दूसरे जो इसका जो डिफेंस से संबंधित, रक्षा से संबंधित जो निर्माण है उसका ठेका आप अपने जो आपके पसंदीदा उद्योगपति हैं उनको दे रहे हैं और वो भारत के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं कुछ ओपन नहीं है, खुली नहीं है, पकड़ में आ रही हैं दूसरे देशों में। और अभी जिस तरीके से ईरान में पकड़ में आया कि वहाँ पर इजराइल में जा रहा था वो जहाज़ गोला बारूद बनने के लिए वहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि आप हर चीज़ अडानी को दी जा रही है, तो आखिर क्यों? और यही नहीं, यह बाकी तमाम ज़मीनें, तमाम एयरपोर्ट, तमाम जो पोर्ट हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें दिया जा रहा है। और उसको किस लिए कि वो दिया उनको जा रहा है, वो निवेश जाकर दूसरे देशों में कर रहे हैं। अभी बहुत सारे पर्यटन स्थलों के बारे में उनको भी अब उन उद्योगपतियों को सौंपने की कोशिश हो रही है। उसको लेकर अच्छा पर्यावरण दिवस है आज, विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के नाम पर पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जगह जगह लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पर कुछ उद्योगपतियों की ज़मीनें लगनी है। यानी देश की सारी जो एक जिसको कहते हैं कि प्राकृतिक संपदा से लेकर और जो कुछ देश में पिछले 70-80 सालों में निर्माण हुआ है उन सब चीज़ों को कुछ लोगों को सौंप देने की तैयारी हो रही है और इसको कहा जा रहा है कि ये देश विकास कर रहा है। बिल्कुल समझिए, विनाश को जो है विकास बताया जा रहा है और ये सरकार इसी तरीके के नैरेटिव बनाने में बड़ी माहिर है कि विनाश करेगी और बताएगी ये विकास हो रहा है। तो इसी तरीके और अंडमान निकोबार का जो जिस तरीके से है, राहुल गांधी वहाँ गए थे और वहाँ से उन्होंने काफ़ी किया है और एक वीडियो भी आज उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर जारी किया है और उसमें सीधा सीधा आरोप लगाया है कि अडानी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए भारत की जो प्राकृतिक संपदा है और जो आदिवासियों का जिससे बहुत गहरा लगाव है उसको नष्ट किया जा रहा है। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। आज वो वीडियो भी उन्होंने राहुल गांधी ने जारी किया है और इसको जारी करते हुए राहुल गांधी जो कह रहे हैं समीर जी वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम लोग वो वीडियो भी देख लेंगे और जो कह रहे हैं वो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, वो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें लिखा है कि मैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर गया, चूंकि वो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, और वहाँ से वो वीडियो उन्होंने बनाया है। लिख रहे हैं कि मैं इंदिरा पॉइंट पर खड़ा हुआ, मैं उन पेड़ों के नीचे से गुजरा जो सदियों से वहाँ खड़े हैं। मैंने दुनिया की सबसे शानदार मूंगा चट्टानों को यानी कोरल रीफ्स के बीच गोता लगाया और मैं वहाँ रहने वाले लोगों के साथ बैठा। आदिवासी समुदाय जिनकी ज़मीन वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके छीनी जा रही है, बाहर से आकर बसे लोग जिनमें से कई पूर्व सैनिक हैं जिन्हें भारत सरकार ने इन द्वीपों पर बसाया था,
उन्हें भी उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार और बीजेपी आपसे कहती है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रक्षा से जुड़ा है, असल में ऐसा नहीं है। आईएनएस बाज का विस्तार करें, हम सरकार का पूरा समर्थन करेंगे। नौसेना 5 साल से इसके विस्तार की मांग कर रही है, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया गया। वो आपसे कहते हैं कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में है, ऐसा नहीं है। भारत पहले से ही केरल में ऐसा एक पोर्ट बना रहा है जो मुख्य भूमि पर है। असल में ये है क्या, 1.5 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं, सरकारी नक्शों से कोरल रीफ को मिटा दिया गया है, सैनिकों और आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है ताकि एक व्यापारी भारत की सबसे अनमोल और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण ज़मीन पर होटल और कैसीनो बना सके। हर युवा भारतीय जिससे मैंने बात की है वो ये बात समझता है। आप जानते हैं कि मुनाफे के लिए ऐसी चीज़ को नष्ट करना सही नहीं है जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। मैं पर्यावरण के लिहाज से संतुलित विकास का समर्थन करता हूँ। ये द्वीप दुनिया के सबसे अद्भुत और सस्टेनेबल डेस्टिनेशन बन सकते हैं। यही वो भारत है जिसके लिए लड़ना ज़रूरी है। यह है अमलेंदु जी, वहाँ की ये प्राकृतिक संपदा, और यही इसी को एक वीडियो हम लोग देख भी लेते हैं एक बार पूरे स्क्रीन में। अब यहाँ एक बढ़िया पर्यटन स्थल है, लोग जाते भी हैं, आदिवासियों का आदिवासी बहुल इलाका है ये। अब इन चीज़ों को सबको, सारी चीज़ें, चाहे वो प्राकृतिक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, वो सब आप कुछ औद्योगिक घरानों को सौंप रहे हैं। यानी पूरे देश की जो ज़मीन है, रिसोर्सेज हैं, वो सब आप उनको सौंप दे रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, अब सौंप दे रहे हैं। और ये जो कोरल रीफ है समीर जी, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो मतलब खतरा जो है वो सिर्फ भारत पर नहीं होगा, कई देशों पर इसका खतरा होगा। एक तो जैव विविधता वो खत्म होगी, दूसरा ये कोरल रीफ जो है ये हमारी रक्षा करती है। समुद्र सीधा समीर जी, मुंबई जैसे शहर हैं ये सब डूबने लग जाएंगे, और क्या अगर ये खत्म हो जाएंगी तो ये उसकी रक्षा करती है। तो एक सेठ को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है देश की भूमि के साथ, ये मसला है। तो राहुल गांधी इस मसले को बता रहे हैं। बल्कि जब यहाँ अपने सामने इतनी आपदाएं आ रही हैं, उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है, उसके बावजूद समझ नहीं आ रहा। और बात करेंगे पर्यावरण की, यूएन में जाएंगे तो पर्यावरण के लिए भारत बहुत काम कर रहा है, यही काम कर रहा है भारत के पर्यावरण के लिए। तो बाहर देखते हैं ये वीडियो कैसे वहाँ पर राहुल गांधी ने वहाँ गोता लगाया, और ये उसकी प्राकृतिक संपदा जो है वो चीज़ दिखाई भी पड़ रही है, किस तरह से अब इसको नष्ट करने की जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए ये कोशिश की जा रही है। So on this trip we went to the Andamans and the Nicobar. We spent a day in the Andamans, and the Andaman Islands we went for a scooter ride. Okay, we met the locals there, we spoke to them, we met the tourists there, we had a chat with them as well. We are 100% on board with pushing and developing facilities for ecologically balanced tourism in the Andaman Islands. So I went to the Nicobar Islands. And to put it in perspective, we landed at INS Bars and they said, listen, we're going to go to the site of this project. Imagine that you're driving straight in a car for 40 minutes in the most pristine forest. That's the size of the project that they're building. Now what is the plan? The plan is you cut these thousands and thousands of trees and you illegally ship them out, and you make billions and billions of dollars, and you use that money to build your hotels, your casinos, and your little real estate play. That's what's going on. 161 square kilometers. Please understand this. This is 4 times New Delhi. Okay? And they're building this project in the most pristine
तो ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के नाम पर कैसे पर्यावरण को, बायोडाइवर्सिटी को, जो जैव विविधता है उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल ये है कि बहुत सारी जो एजेंसियां हैं, एनजीटी है, ये सब क्या कर रही हैं अमलेंदु जी? यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर पूरे उत्तराखंड को कैसे खोद दिया गया है। वहाँ पर एक अब तो लगता है कि जैसे पहाड़ों को मैदान बनाने का अभियान चल रहा हो। और यहाँ तमाम जो पठारी इलाके हैं, बुंदेलखंड है, वहाँ तो बहुत सारे छोटे छोटे जो पहाड़ थे वो कटकर बिल्कुल मैदान में तब्दील हो गए हैं। और उन्हीं की वजह से ये जो मौसम में पूरा एक जो पैटर्न बदल रहा है, इन सब के पीछे यही कारण है। लेकिन बावजूद इनके समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, क्या कर रहे हैं और चलिए कर कुछ भी रहे हो, लेकिन उससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, असली सवाल ये है। तो देश का नुकसान जो है वो किया जा रहा है, ये समीर जी साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और देश का नुकसान कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। ये राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और सबूत पेश करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये किया जा रहा है। तो अब ये केवल राहुल गांधी नहीं कह रहे, पूरा कई पर्यावरणविद हैं जो इस पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सब इसके खतरे को लेकर आशंका जता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी इस खतरे को लेके आशंकाएं जता रहे हैं। और जिस तरीके से समीर जी ये सब चल रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, यही नहीं छत्तीसगढ़ में वहाँ भी शुरू हो गया है, उड़ीसा में शुरू हो गया है, वहाँ भी इस तरीके से शुरू हो गया। जहाँ अच्छा नई सरकार आई, अभी महीना भर पूरा हुआ है जी, पश्चिम बंगाल में, वहाँ हो गया, वहाँ अडानी को दे दिया गया पोर्ट। वो पहले से ही सब तैयारी सरकार हाँ सरकार बनते। तो ये सारी चीज़ें जो है समीर जी जिस तरह से की जा रही है, तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सेठ के लिए काम कर रही है। ये समझ में आ रहा है स्पष्ट तौर पे विपक्ष का जो आरोप है। तो ये अब इस आरोपों का सरकार के पास क्या जवाब, हमें नहीं मालूम क्या जवाब है क्या जवाब नहीं है, लेकिन विपक्ष के आरोप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। जी बिल्कुल गंभीर है। और यहाँ पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है, सरकार जानबूझकर ये कर रही है, ये सब आरोप लग रहे हैं। और आरोप लगाने के पीछे आधार भी हैं, केवल ऐसा नहीं कि आरोप यूं ही लग रहे हैं। परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में क्या कुछ हुआ है उसको लेकर, और छात्र इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि उसको ज़रा भी इन सारे जो आंदोलन हो रहे हैं या फिर जो किस मानसिक स्थिति से लाखों छात्र गुजर रहे हैं, उससे कोई बहुत चिंतित हो सरकार, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कतई चिंतित नहीं। सरकार को चिंता खैर होती भी नहीं। सरकार को चिंता जो समीर जी है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है, सिर्फ राष्ट्रीय सेठ की चिंता है। तो राष्ट्रीय सेठ के हित में ही काम कर रही है सरकार। ये आरोप साफ तौर पे विपक्ष का है और विपक्ष के आरोप को जो है सच करती हुई नजर भी आती है सरकार अपने कामों से। तो अब अगर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं तो इसके बदले जो है वो बचाव किया जा रहा है राष्ट्रीय सेठ का ही, और ये बताया जा रहा है कि ये कोरल रीफ जो खतरा हो गया है देश के लिए, बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा वहाँ। तो विकास होगा तो भाई तो सरकार अपना काम क्यों नहीं करती, अपने प्रोजेक्ट क्यों नहीं लगाती? बस राष्ट्रीय सेठ का कैसीनो, राष्ट्रीय सेठ का होटल क्यों खुलेगा, सरकार का क्यों नहीं खुल सकता? अगर यही बात है तो सरकार का नहीं खुलेगा। सरकार अगर बनाएगी भी तो बाद में बेच देगी, राष्ट्रीय डेवलप करने के बाद उनको दे देगी। अब उनको दे देगी तो बेच देगी। तो यानी ये जो है वो देश बेचो सरकार जो है ये एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संसाधनों के लिए खतरा बन गई है। विपक्ष ये कहता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, इसको किस तरीके से यहाँ सारी चीज़ों को कुछ उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो गंभीर सवाल है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को कैसे एक तरीके से तहस नहस करने पर लगी है, ये आरोप बहुत गंभीर हैं। और ये आरोप यूं ही नहीं है। अब इसको लेकर जो सीबीएसई में जो कुछ चल रहा है, सीबीएसई में उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट भी किया है और जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, वो हम देखते हैं। इसको सड़कों पर इन परीक्षाओं में धांधली को लेकर लगातार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के नेता हों, कार्यकर्ता हों, और चाहे वो जो NSUI है उसके कार्यकर्ता हों। जो पीड़ित छात्र हैं वो लगातार सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। सीबीएसई में क्या कुछ हुआ, 2 अफसरों को यानी चेयरमैन को और सेक्रेटरी को हटा तो दिया गया, लेकिन ये कोई एक दिन में ये घपलेबाजी नहीं हो रही थी, लंबे समय से चल रही थी। जयराम रमेश का ट्वीट हम लोग देखते हैं, वो लिख रहे हैं पूरे घटनाक्रम का एक विवरण देते हुए, क्रोनोलॉजी बताते हुए कि सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने दिसंबर 2024 की अपनी बैठक में बताया था कि मौजूदा तरीकों की तुलना में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM लागू करने का आर्थिक बोझ काफ़ी ज़्यादा है। अब एक कुछ नई रिपोर्ट से पता चलता है कि OSM सिस्टम के लिए सीबीएसई के टेंडर की अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू काम की उतनी ही मात्रा के लिए 10 करोड़ रुपए बढ़ गई।
सीबीएसई द्वारा जारी पहले 2 टेंडरों में ये 28 करोड़ थी, लेकिन क्वेम्ट को जारी जिस कंपनी को दिया गया, जिसने घपलेबाजी की है, उस क्वेम्ट को जारी अंतिम वर्क ऑर्डर में ये बढ़कर 38.46 करोड़ हो गई। और भी चिंता की बात यह है कि स्कैन की गई आंसर शीट की असल संख्या और उनकी असल कीमत के आधार पर काम की वैल्यू सिर्फ 25.39 करोड़ बैठती है। ये वर्क ऑर्डर में बताई गई वैल्यू का लगभग 66% ही है। मंगलवार को शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक में 18 साल के विसल ब्लोअर सार्थक सिद्धांत की बात सुनने के बाद समिति द्वारा खरीद से जुड़े सवालों का जवाब सीबीएसई नहीं दे पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति, मंत्री प्रधान ही यह बता सकते हैं कि गवर्निंग बॉडी की लागत संबंधी चिंताओं के बावजूद सीबीएसई को ज़्यादा दरों पर महंगा ओएसएम सिस्टम अपनाने के लिए क्यों और कैसे मजबूर किया गया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि सीबीएसई की निष्पक्ष जांच हो सके, वरना मोदी सरकार द्वारा बनाई गई 1 सदस्यीय समिति सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। अब बड़ी हैरानी की बात है अमलेंदु जी की वो बहुत महंगा काम था, लेकिन जितनी अनुमानित उसकी लागत बताई जा रही थी उससे 10 करोड़ और बढ़ा के दे दिया गया। सिर्फ 10 करोड़ नहीं, पहले 28 करोड़ थी और वो हो गई अब 38 करोड़, यानी लगभग 30% बढ़ गई। हाँ बिल्कुल, देखने में 10 करोड़ लग रहा है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखिए तो लगभग 30% बढ़ गई। तो ये ऐसा कैसे होता है भाई कि एक कंपनी के लिए आप सारे नॉर्म्स भी कमजोर कर रहे हैं, बड़ी कंपनी जो जिसका काम यही है आप उसको ना देकर दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, और ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, नाम बदल के काम कर रही है। इसके गुजरात से और धर्मेंद्र प्रधान से क्या रिश्ते हमें नहीं मालूम, क्या नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही, पवन खेड़ा ने आरोप लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा बताइए प्रधान जी के साथ क्या रिश्ता है इस क्वेम्ट का, तो हमें नहीं मालूम क्या रिश्ता है क्या नहीं है। लेकिन जो ये सार्थक सिद्धांत ने जिस तरीके से अपना दिया वहाँ प्रेजेंटेशन, उसका सीबीएसई कोई जवाब नहीं दे सका। और जवाब क्यों नहीं दे सका ये समझा सकता है। समीर जी, यहाँ एक चीज़ और सवाल उठता है कि भाई ये आपने पद्धति, इसका आपने वैज्ञानिक परीक्षण कहाँ हुआ, बिल्कुल ये आपको बताना चाहिए। भाई अभी तक होता यह था कि शिक्षक कॉपी जांचते थे, तो पर कॉपी शिक्षकों को पैसा मिलता था। वो फिजिकली जांचते थे, सेंटर बनते थे, जहाँ सेंटर बनते थे उन सेंटर्स को पैसा मिलता था, लेकिन वो सारा कुल मिलाकर भी इससे कम खर्च होता था। आपने ये किया क्यों? एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का आपने सत्यानाश कर दिया। और जिन शिक्षकों को इससे कुछ अतिरिक्त लाभ हुआ करता था, आर्थिक लाभ, आपने उनका वो लाभ भी खत्म कर दिया। खर्चा उससे ज्यादा आप कर रहे हैं। खर्चा उससे ज्यादा कर रहे हैं। और कॉपी जांचेगी अब जो कंप्यूटर जांचेगा। और जांच कैसे रहा है कि आप जो आपने लिखा है और नंबर वो किसी और पे चढ़ा दे रहा है, किसी और पे चढ़ाया, किसी की कॉपी किसी को चली जा रही है, तो ये सब कर रहा है। तो यानी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को, चूंकि हम पढ़े नहीं तो हम पढ़ने भी नहीं देंगे, पूरी दुनिया को जो है, पूरे भारत को मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ही हमें कराएंगे, जिसका कोई कहीं डिग्री नहीं है जी। तो यही हम कराएंगे, चूंकि हम नहीं पढ़े। कल तो एक जबरदस्त, अब आपने ये पढ़ाई की बात की तो मुझे याद आ गया, कल बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो तो कह रहे हैं कि हाँ फिजिक्स की यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे वो, और वो बता रहे हैं कि साइंस की यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, बायोलॉजी की यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, हर सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटी। तो मैंने देखा सोशल मीडिया पे किसी ने कमेंट किया कि भाई एक यूनिवर्सिटी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, उसकी तो वो अब दूसरे विद्यार्थी वही लग रहा है, वो है उस यूनिवर्सिटी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एक बड़े हैं। तो अब बिहार से लेकर दिल्ली तक जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस चल रही है, ये समझा जा सकता है। लेकिन भाई आप कुछ भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस चलते रहो, देश का कमाना क्यों कर रहे हो जी? तुम्हें पैसे कमाने हैं, देश को लूटना है, लूटो, सब कुछ करो, लेकिन कम से कम जो छात्रों का भविष्य है उसके साथ तो खिलवाड़ मत करो। पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हो जी। बिल्कुल। और ये जो जिस संसदीय समिति के सामने उस विसल ब्लोअर छात्र है जो सार्थक सिद्धांत, उसने प्रेजेंटेशन दिया था, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता उस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं और उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो नीट की परीक्षा, इस तरह की तमाम और परीक्षाएं कराती है, उसके पिछले 8 साल में उसने जो कुछ किया है, यानी जब से वो बनी है, क्योंकि वो जितनी परीक्षाएं कराती है शायद ही कोई ऐसी हो जिस पर कोई आरोप न लगे हों, उसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। देखते हैं इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। इनका जो पत्र है वो कह रहे हैं कि उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वो पिछले 8 वर्षों में एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं पर एक श्वेत पत्र जारी करें। पत्र में उन्होंने जांच, गिरफ्तारियों, चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट और आरोपियों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि अधिक पारदर्शिता से परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। तो ये दिग्विजय सिंह ने मांग की है।
जो उस पर शिक्षा की जो संसदीय समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं, और उस लड़के ने जो विसल ब्लोअर है सार्थक सिद्धांत, उसने इन्हीं की जो संसदीय समिति है इनके सामने प्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि सीबीएसई में किस तरह से ओएसएम के नाम पर खेल किया गया है। आज अखबार है इंडियन एक्सप्रेस अमलेंदु जी, बहुत विस्तार से उसमें रिपोर्ट आई है कि पिछले, हालांकि उसमें 2002 से लेकर अब तक है, लेकिन ज़्यादातर जो परीक्षाएं लीक हुई हैं वो हैं 2014 के बाद की, और उन परीक्षा लीक में क्या कुछ कार्रवाइयाँ हुई, कितनों के खिलाफ, उसका मुख्य जो बिंदु है वो ये है कि इससे कम से कम लगभग 4 करोड़ अभ्यर्थी अभी तक उससे प्रभावित हुए हैं। और कल 2 मामलों में इसमें फाइनल, यानी उसमें कहते हैं कि उसको दोषी ठहराया गया है, यानी जांच अपने एक आखिरी किनारे तक पहुंची है। बाकी अभी सारी हीला हवाली चल रही है। मज़े की बात यह है कि 2 लोग उसमें ऐसे हैं जो मुख्य अभियुक्त थे, मास्टरमाइंड थे इन परीक्षाओं में धांधली कराने के। उनमें से 2 लोग यूपी में विधायक बन चुके हैं, माननीय बन गए हैं। एक सुभाषपा पार्टी से हैं और एक जो है वो निषाद पार्टी से, दोनों वहाँ पर सरकार में सहयोगी, दोनों सरकार में सहयोगी समीर जी। और आपको याद होगा कि वो जो बिहार का एक आया था पेपर लीक कांड हुआ था, तो उसमें एक बिहार के एक बीजेपी के माननीय थे, उनका नाम आया था कि वो करा रहे हैं। इसी तरीके से जो अभी जो नीट की परीक्षा हुई उसमें आरएसएस से जुड़े हुए एक सज्जन का नाम आया, इसको लेकर काफ़ी ऐसा उठे, और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये आया समीर जी। लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। वो 4 करोड़ छात्र, समीर जी 1 करोड़ छात्र तो इसी साल जो है हो गए। अगर आप सीबीएसई और नीट और एसएससी की परीक्षाओं को मिला दें तो 1 करोड़ के आसपास जो छात्र हैं वो अब तक इससे प्रभावित हो चुके। ये है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो समीर जी पत्र लिखा उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें उठाई हैं, और उन्होंने कहा है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण तनाव का कारण यह है कि पिछली पेपर लीक की घटनाओं की जांच कैसे की गई, इस बारे में स्पष्टता की कमी है। वर्तमान में पेपर लीक से संबंधित मामलों सीबीएसई तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों की अन्य जांच एजेंसियों द्वारा उनकी जांच और अभियोजन के बारे में कोई समेकित सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आधिकारिक जानकारी के अभाव में कई रिपोर्टें अफवाहें फैल रही हैं। उदाहरण के लिए उन्हें बार-बार शिकायत मिली है कि हजारीबाग में नीट यूजीसी 2024 के पेपर लीक के मुख्य आरोपी श्री संजीव कुमार मुखिया कथित तौर पर जमानत पर बाहर हैं। इसी तरह सीबीएसई ने कथित तौर पर एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि यूजीसी नीट 2024 परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई थी, जिसे एनटीए ने रद्द कर दिया था। जब दिल्ली के एक अदालत ने सीबीएसई से अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा तो सीबीएसई ने अधिक समय मांगा है। सीबीएसई द्वारा स्पष्टीकरण सीबीआई द्वारा स्पष्टीकरण देने में देरी ने भी भारत के छात्रों के बीच एक नकारात्मक संदेश भेजा है। यानी अब सीबीआई जो है वो कह रही है कि कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई 2024 के उसमें परीक्षा में भी, तो ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर एनटीए कह रही कि इस बार वाले में कोई पेपर लीक ही नहीं, इसमें कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। अब सीबीआई इसमें भी ये कह रही है कि जो एनटीए कह रही है, तो अब जो मांग है दिग्विजय सिंह की वो सीधी सीधी आप बता सकते हैं जी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं, जो पत्र में उन्होंने लिखा है, जो 5 पॉइंट्स का उनकी जो डिमांड है प्रधानमंत्री से, कह रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हुई पेपर लीक या अनियमितताओं की घटनाओं की सूची दी जाए। इनमें से प्रत्येक परीक्षा के लिए एनटीए और जांच एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई, जिसमें यह भी शामिल हो कि उन्होंने किसे गिरफ्तार किया, प्रत्येक जांच की स्थिति, क्या ये चल रही है या पूरी हो चुकी है, और क्या जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र या क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है, क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के कारण क्या है, प्रत्येक आरोपी की स्थिति रिपोर्ट और उनकी वर्तमान स्थिति, यानी उन पर मुकदमा चल रहा है या वो जमानत पर हैं या वो दोषी ठहराए गए हैं या फिर उनको छोड़ दिया गया है, ये उसकी बात स्पष्ट की जाए। वही बात वो कह रहे हैं कि जब लाखों छात्र भारी दबाव में हैं तो प्रणाली में उनके विश्वास को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। ऐसी पारदर्शिता हमारे युवाओं के बीच विश्वास निर्माण का एक उपाय होगी। तो ये अब इन पर क्या जवाब आता है ये देखना होगा। लेकिन हम लोग जिस अभी अखबार की रिपोर्ट की बात कर रहे थे अमलेंदु जी, ये करीब जो 45 के करीब जो घटनाएं, ये वो परीक्षाएं हैं जिसमें कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी हैं। छोटी मोटी परीक्षाओं को मिला दिया जाए तो ये 100 से ज़्यादा ये ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें ये पेपर लीक हुए हैं, और उनमें केवल 2 मामले हैं जिनमें की जांच रिपोर्ट वो फाइनल हुई है कि किसी को उसमें दोषी ठहराया गया है। अब ये समझ में आता है, जबकि करीब 1,500-2,000 लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, यानी
अल्टीमेटली होता यह है कि पूरे मामले में किसी न किसी लेवल पर वो सारा कुछ उस पर लीपापोती कर दी जाती है। जी बिल्कुल समझिए, किसी न किसी लेवल पर लीपापोती कर दी जाती है और लीपापोती करने के बाद जो है नए सिरे से काम शुरू होता है। अब 2024 में जब लीक हुआ था और आपकी असल में हुआ क्या समझिए, जो मुझको लगता है कि मोदी जी ये समझ चुके थे कि 2024 में सरकार जा रही है, तो घपला करके निकल जाएंगे, कुछ होगा नहीं, धोखे से सरकार बन गई, जोड़ तोड़ से ही बन गई। तो अब वो गले आके पड़ गया, तो फिर कहना पड़ा कि हम कानून बना रहे हैं। अच्छा, ये अगर आपने कानून बना दिया था, बड़ा प्रभावी कानून था, आप कह रहे थे पेपर लीक नहीं होंगे, तो फिर ये पेपर लीक कैसे हो गया? उसी परीक्षा का हो गया जी, नीट का ही और एनटीए से ही हो गया। तो आपका वो कानून अब क्या कर रहा है वो बताइए देश के सामने, जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी गायब हैं, मोदी जी ज्ञान बांट रहे हैं लेकिन गायब हैं, मन की बातें कर रहे हैं लेकिन जन की बात नहीं कर रहे हैं। ये भी कितनी हैरानी की बात है कि मोदी जी अपने मंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं और उनके मंत्री उस एजेंसी को जो ये परीक्षा करा रही है, और यहाँ पर वो एजेंसी कह रही है कि कोई परीक्षा लीक ही नहीं हुआ, हमारी सरकार ही झूठ बोल रही है। अब यही है कि भाई अच्छा फिर ये भी पूछना चाहिए, सरकार को ही पूछना चाहिए एनटीए से कि भाई अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आपने परीक्षा स्थगित क्यों कर दी? बिल्कुल, इसका मतलब एजेंसी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन छात्रों के साथ खिलवाड़ एनटीए कर रही है, तो साबित हो गया एनटीए का कर्म हो किसे। तो सरकार ने अभी तक कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? सवाल ये भी है। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि सीबीएसई का आपने चेयरमैन बदल दिया, सीबीएसई वाले मामले में आपने सचिव बदल दिया, तो ये बदलने से ये दंड नहीं है, ये आप कवर अप कर रहे हैं। बिल्कुल, और क्या ये है, बदल तो क्या दिया आपने, तो उनको और अच्छी जगह अच्छी हाँ तो पुरस्कृत कर दिया। तो ये मतलब आप यहाँ जितना बड़ा घपला करेंगे, यही कहा था राहुल गांधी ने कि जितना बड़ा घपला उतना बड़ा इनाम। तो जो जितना बड़ा घपला करेगा उसको उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। तो हर घपलेबाज मोदी जी की पसंद है, बीजेपी की पसंद है। मतलब इन संस्थाओं से लेके और सरकारों के राज्यों में सरकारों को मुखिया बनाने तक जो जितना बड़ा घपलेबाज वो मोदी जी का उतना प्रिय है। और सरकार कर क्या रही है अमलेंदु जी? अब ये होता है कि ये सब काम क्यों कर रही है, यहाँ पर सीबीएसई में जो कुछ हुआ धांधली, उस पर सरकार का क्या जवाब है? लेकिन सरकार के पास और भी बहुत से काम है। और कौन से काम है? कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी बता रहे हैं। और वही बात आप जो कह रहे हैं कि यहाँ किस जगह कैसे सरकार बनानी है, किस पार्टी को तोड़ना है, सरकार तो इन कामों में लगी हुई है। तो प्रमोद तिवारी को सुनते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, वो क्या कह रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल में इस समय बीजेपी और केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है उसको लेकर। के बाद बात करेंगे। दूसरे पर एफआईआर एक भाषण को लेके जिसमें बांग्लादेश का रेफरेंस उन्होंने दिया था, टीएमसी टूटती नजर आ रही है। तो 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़ें, काफी कुछ सफल रहे, ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। उन्हें वहां की जनता की भलाई के लिए कदम नहीं उठाना है, उन्हें टीएमसी को पूरी तरह अटैक करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनका अगर कोई गलत एफआईआर लिखाई होगी तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। सर, नीट पेपर लीक और सिद्धार्थ, तो यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस वहाँ जो कुछ हो रहा है, यानी उस पार्टी को कैसे हराने के बाद उसको कैसे ख़त्म करना है, उसमें सरकार लगी हुई है। लेकिन इन सब को लेकर जो सरकार जिन मामलों में घिरी है उस पर विपक्ष सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है, ये साफ नज़र आ रहा है। ये अलग बात है कि बहुत सारी जगहों पर उनको न दिखाने की भी कोशिशें हो रही हैं। और कांग्रेस के नेता जो सड़कों पर उतरे हुए हैं अमलेंदु जी, वो लगातार ये बात लिख रहे हैं अपने ट्विटर पर, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के जरिए आपको दिखा दे रहे हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया, अच्छा मजे की बात ये समीर जी कि ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है जो एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही है, लाठियां खा रही है, यूथ कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो अमेरिका में बैठा हुआ कॉकरोच जो है वो सब जगह छाया हुआ है। करेंगे उसकी भी बात, जी हाँ, उस पर भी आएंगे। लेकिन ये मतलब वो अमेरिका में बैठा हुआ है जिसका पता नहीं उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, वो सारी मीडिया में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो सड़कों पे लाठी खा रहे हैं, जिन पे पुलिस लाठी चला रही है, वाटर कैनन छोड़ रही है, वो मीडिया से गायब है। बिल्कुल ये है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर सड़कों पर भी है। और इसके अलावा 8 तारीख को बड़ी बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की। उस बैठक को लेकर कांग्रेस के नेता हैं हुसैन दलवाई,
उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और इस बैठक में जो कह रहे हैं, पहले ये बता भी दिया जाए, चूंकि जो डीएमके है उसने कहा है कि वो उसमें गठबंधन में बैठक में शामिल नहीं होगी। हालांकि उसने इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात नहीं कही है। उसने ये कहा है कि जिस बैठक में कांग्रेस है उसमें हम नहीं जाएंगे, बाकी दल जो फैसला लेंगे उसके हम साथ रहेंगे। चूंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में हमसे धोखा करके टीवीके की सरकार बनवा दी। इसको लेकर हुसैन दलवाई जो कह रहे हैं कि भाई वहां टीवीके की सरकार को समर्थन देना क्यों जरूरी था, क्या आप चाहते थे वहां बीजेपी सरकार में आ जाए, इसलिए जरूरी था। तो ये सुनते बिल्कुल, तो सुनते हैं हुसैन दलवाई को क्या कह रहे हैं। डीएमके के साथ मैंने ऐसा है कि कांग्रेस डीएमके के साथ रहने के बावजूद भी वहाँ सरकार आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका फ़ायदा बीजेपी उठाएगी, ये ध्यान में लेके उन्होंने वो वहाँ निर्णय लिया। और मेरे ख्याल से ठीक है। अभी ये अलायंस जो है, ऑल इंडिया का अलायंस है, उनको समझाना पड़ेगा डीएमके के लीडरशिप को, ये बातें के इंडिया अलायंस बरकरार रहेगा, वो देखना पड़ेगा। सर, डीएमके को अप्रूवल भी मिल गया है लोकसभा में अलग बैठने को, जिस तरह से इंडिया ब्लॉक मीटिंग स्किप हुई और ये डीएमके न तो अप्रूवल तो मिलेगा ही, और ये तो वो अलग बैठेंगे, सबको मालूम था, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये हुसैन दलवाई है और डीएमके उसमें हिस्सा नहीं लेगी। और डीएमके क्यों नहीं लेगी वही बता रहे हैं वो कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जिस बैठक में होगी कांग्रेस उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस टीवीके के साथ आ गई है। अब ये भी एक बड़ा मुद्दा है अमलेंदु जी, वहाँ पर डीएमके और कांग्रेस के बीच में जो कुछ हुआ है, चूँकि गठबंधन में 7 चुनाव लड़े थे लेकिन उसके बाद कांग्रेस टीवीके के साथ, पर यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि डीएमके की लड़ाई एआईएडीएमके से थी और बीजेपी से, जो उनका गठबंधन था वो हारा है। टीवीके से कोई लड़ाई नहीं थी और टीवीके अगर सत्ता में आई है तो उसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हुसैन दलवाई कि अगर ऐसा नहीं होता तो वहां बीजेपी अपनी सरकार, अपने पसंद की एक तरीके से बीजेपी की सरकार बन जाती है। बिल्कुल बीजेपी की पसंद की सरकार बन कोशिश में थी, हम लोग देख रहे थे गवर्नर साहब बुला ही नहीं रहे थे। गवर्नर बुला नहीं रहे थे। और समझिए पीछे से जो खेल चल रहा था वो खेल ये चल रहा था कि बीजेपी ही ये प्रयास कर रही थी कि डीएमके जो है एआईएडीएमके को बाहर से समर्थन दे दे। जी हाँ। और गवर्नर साहब खेल कर दें। वो तो कांग्रेस और जो वामदल जो थे वो इस खेल को समझ गए थे, तो कांग्रेस ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, बिना पूछे जो था, बिना विजय के समर्थन मांगे वो समर्थन की घोषणा कर दी। ठीक वही किया जो 2018 में कर्नाटक में किया था, कुमार स्वामी को समर्थन देकर बिना समर्थन मांगे हुए। तो अब ये हो गया, तो वरना बीजेपी को खेल करने का मौका नहीं मिला, वरना तमिलनाडु में बीजेपी खेल करती। अब आज जो बीजेपी तमिलनाडु में खेल कर रही है उसकी भी शुरुआत हो गई है। वो जो उनके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे अन्नामलाई, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया कि आप वो नई पार्टी बना लेंगे। तो यानी अब सीधे सीधे आप नहीं घुस पा रहे हैं, तो अब आप वहां इस तरीके से घुसना चाहते हैं। मतलब आप अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, आप अपनी वर्किंग के हिसाब से वहां नहीं घुस पा रहे थे, तो अब आपने उनको पार्टी छुड़वा के नई पार्टी बनवाएंगे और एक नया रास्ता तलाशेंगे। तो अब नया रास्ता आप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये संकट जो है समीर जी, तो ये इसको लेकर कांग्रेस ने वहां सही कदम उठाया, ये साफ तो है। और हम लोगों ने सुनवाया भी था उस समय, जो मलिकम टैगोर हैं उनकी बाइक भी सुनवाई थी, उनका ट्वीट भी सुनवाया था कि ये बीजेपी जो थी ये करने जा रही थी। हमें मालूम पड़ गया था कि दोनों पार्टियां जो हैं एक होकर ये करने जा रही है और बीजेपी इसके पीछे खेल करेगी, तो हमने बीजेपी को रोक दिया। सीधी सी बात है। तो अब इसमें आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। और अगर साहब कांग्रेस ने आपके साथ ना कर दिया, तो कांग्रेस का और सीपीएम का तो झगड़ा केरल में भी है, वहाँ गठबंधन में है, हो रहे हैं शामिल। ममता बनर्जी और कांग्रेस का झगड़ा था वहाँ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लेफ्ट का भी झगड़ा था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में आ रहे हैं, सब शामिल हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। तो आप ही को ऐसा क्या है कि सब आपकी सब पिछलग्गू बने रहे, और आपकी क्या गारंटी है कल को आप बीजेपी के साथ नहीं चले जाएंगे? पहले भी जा चुके हैं। तो इसलिए सर आपके मतलब गुलाम बने रहा है कोई, तो इस तरीके से राजनीति नहीं चला करती है। तो ये क्षेत्रीय दलों को खास तो समझना पड़ेगा। इस बीच समझिए खतरनाक खबर, अभी हम लोग सुनेंगे इसको लेकर संजय राउत भी क्या कह रहे हैं, लेकिन खतरनाक खबर एक ये है कि जिस तरीके से आईपैक नाम की संस्था जो है उसको ठेका मिला था टीएमसी का, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में एक और कंपनी है उसको ठेका मिल गया है, बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का। अब टिकट भी वही बांटेंगे, सर्वे भी वही करेंगे, तो आपका कार्यकर्ता क्या करेगा? घास छीलेगा। तो कार्यकर्ता का घास छीलेगा तो इन्हीं कंपनियों को दे दो सारे ठेके। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हुआ कल को
अभी भी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद कुछ भी इस तरीके का खेल हो सकता है। बहरहाल संजय राउत क्या कह रहे हैं इस बिल्कुल संजय राउत क्या कह रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन की 8 तारीख को बैठक हो रही है उसको लेकर, उनको सुनते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 8 जून को है। कांग्रेस के नेता जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल जी का उद्धव जी को उस बारे में फोन आया था, बातचीत हो गई है। हम सोचेंगे क्या करना है। महाराष्ट्र में भी बहुत काम है इस बार। बात रही डीएमके। देखिए, जब चुनाव हुआ, तमिलनाडु के नतीजे आ गए, उसके बाद वहाँ जो परिवर्तन हो गया और कांग्रेस जिस तरह से टीवीके के साथ सत्ता में शामिल हो गई, उसी दिन डीएमके ने इंडिया ब्लॉक से अपना नाता तोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि डीएमके के लोग उस बैठक में आएंगे। लेकिन अब तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को एक नया मित्र मिला है टीवीके के रूप से, विजय जो मुख्यमंत्री है थलपति उनके रूप से, तो उनके बारे में चर्चा होगी। सर, फूट नहीं पड़ी आपको लगता है कि? मुझे नहीं लगता है फूट पड़ी। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। डीएमके ने संयम रखना चाहिए था। जिस तरह से स्थिति बनी है तमिलनाडु में, तो कांग्रेस के सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं था। सर, सीजेआई ने अलग अलग पार्टियों के नेताओं को बुलाया है, लेकिन विरोध ने बुलाया है। इस तरह आप जाने वाले हो क्या, किस तरीके से? किसने बुलाया है? सीजेआई सर, कांग्रेस जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी, उन्होंने बुलाया हुआ है सब पॉलिटिशियंस को। मुझे मालूम नहीं, इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अमलेंदु जी संजय राउत की, डीएमके को संयम रखना चाहिए था, और ये कि जो फैसला हुआ है कम से कम उसका मूल्यांकन तो करें। वहाँ ठीक है, वहाँ आपको हराकर वो पार्टी सत्ता में आ गई है, लेकिन आप पूरे पूरे पैन इंडिया लेवल पर अगर आप देखते हैं, पूरे देश के हिसाब से अगर आप देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये देखना, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर आपका क्या सोच है, इसको काफ़ी महत्व होता है। आपकी अपनी राज्य की कुछ भी राजनीति हो सकती है, आपकी राज्य की राजनीति में आपका कांग्रेस से संघर्ष हो सकता है, आपका वहाँ लेफ्ट से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आपका क्या होना चाहिए एजेंडा, ये साफ होना चाहिए। अगर आप केवल सिर्फ अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजनीति में आप तय करते हैं, तो आप पेंडुलम हैं। बिल्कुल, तो आपके जहाँ क्षेत्रीय हित सधेंगे तो आप वहाँ किसी के भी साथ चले जाएंगे, आप बीजेपी के साथ भी चले जाएंगे, कांग्रेस के साथ भी चले जाएंगे, किसी और के साथ भी चले जाएंगे, तो फिर आपकी विचारधारा कहीं मायने नहीं रखती। फिर तो विचारधारा की फिर बात करना छोड़ दीजिए, आपके क्षेत्रीय हित हैं। तो यही बात जो है वो संजय राउत भी कह रहे हैं कि संयम रखना चाहिए था डीएमके। जी बिल्कुल, और इधर 8 तारीख को हो रही है इंडिया गठबंधन की बैठक, और आज तृणमूल कांग्रेस की बैठक भी हो रही है कोलकाता में, ममता बनर्जी कर रही है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगी 8 तारीख वाली, यानी एक बड़ी बैठक है। इधर जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है इंडिया गठबंधन की बैठक, और चूंकि इस समय एक नई सनसनी भी देश में दिखाई पड़ रही है, और ये सनसनी को तमाम बातें उसके बारे में आ रही हैं कि कहीं से प्रोजेक्ट किया गया है, इसके पीछे कौन लोग हैं, लेकिन इन्होंने भी 6 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन की घोषणा कर रखी है, और वो है कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी का पिछले दिनों अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ही ये बड़े सवाल उठ गए हैं, और ये हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए जो जगह ली गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है दिल्ली में, वो जगह ही फ्रॉड करके ली गई। अमलेंदु जी, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री जो है वो फ्रॉड के साथ हो रही है। ये आ गया, और किसके नाम पे लिया गया, वो पत्र लिया गया मनोज कुमार झा जो आरजेडी की सांसद हैं, और मनोज कुमार झा को पता नहीं कि जो बुक कराया जा रहा है ये कॉकरोच जनता पार्टी के लिए कराया जा रहा है। अब किसी पत्रकार जो सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, उस पत्रकार ने उनसे कहा, मुझे लगता है समीर जी, एक तो पहले हम लोग मनोज कुमार झा को सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उस पत्रकार का नाम भी जो है मनोज कुमार झा को खोलना चाहिए कि ये घपला कर कौन रहा है, ये भी मालूम पड़े, ताकि इन पत्रकारों की भी जो पोल खुले कि कौन कौन क्या क्या घपले करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि बहुत से पत्रकार भी इसके पीछे बताए जा रहे हैं, और जो प्रवक्ता बनाए गए उनमें भी पत्रकार, बहुत पत्रकार हैं जो प्रवक्ता बनाए गए हैं। दूसरा एक गैंग जो है, जो पहले गोदी मीडिया में हुआ करता था, मोदी जी का अपने को विरोधी समझता है, जो अन्ना आंदोलन के पीछे भी था, वही सारा गैंग इसके पीछे भी जुटा हुआ है। तो उस गैंग का सामने आना भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो मनोज कुमार झा उस
पत्रकार का नाम भी बताएं कि वो कौन पत्रकार है जिसने उनसे ये पत्र लिखवाया था। जी बिल्कुल, चूंकि उन्हीं के लिखे हुए पत्र पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो कॉन्फ्रेंस की जगह होती है वो सांसदों का क्लब है, और उस वहाँ पर कोई सांसद अगर लिख कर दे रहा है तो फिर उसको वो जगह मिलती है किसी कार्यक्रम के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन उनको ये तो बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन कौन कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस गफलत में रखा गया। बहरहाल सुन लेते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं। और चूंकि वो उनका पत्र बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और बताया जा रहा है कि उसके लिए उन्होंने ही जगह के लिए सिफारिश की थी, तो मनोज झा क्या कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनके लेटर से वो जगह दी गई उतने समय के लिए। नहीं, आपने मेरा लेटर देखा, अगर आप मेरे लेटर का मजमून पढ़ेंगे जो आपके समक्ष है, एक जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ था, और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कलीग्स जो मेरे सीनियर हैं, मैं हॉस्पिटल में था अपने पिता के साथ, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा उनको एक इवेंट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, नथिंग एल्स। तो मैं तो अमूमन करता हूं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी सिविल सोसाइटी के लिए करता हूं। आप में से कई पत्रकार हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वेस्टर्न कोर्ट के लिए आप रिकमेंड कर दीजिए, स्वर्ण जयंती के लिए अभी शरद यादव जी का एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। कई पत्रकारों की फैमिली में शादी होती है, वेस्टर्न कोर्ट के लिए कहते हैं, तो उसके लिए करते हैं रिकमेंडेशन। अमूमन प्रतिदिन रेलवे रिजर्वेशन प्रतिदिन पत्रकारों के भी होते हैं, और एम्स की चिट्ठियां। तो मुझे बताया गया कि एक उनको इवेंट करना है, और वो चिट्ठी है क्लियर कट, ये चिट्ठी कह रही है हाँ, और उनको मैं जानता हूं। मुझे उसके बाद जब शाम को विजुअल्स आते हैं तब मुझे पता चलता है, और मैं देख रहा हूं कि कई मीडिया के साथी बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए, बिना इस चिट्ठी के कंटेंट पे नजर डाले हुए मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं क्या ही कह सकता हूं, लेकिन यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ही अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए तो कितने ही सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्शा पुलर्स, ऑटो ड्राइवर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, मैं सबके लिए करता रहता हूं, सुलभ हूं, लोग अप्रोच करते हैं, और उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इस पर कम से कम मेरी ओर से पटाक्षेप माना जाए। उनके जो मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं दीपके साहब, वो आ रहे हैं, उनके पूरे मूवमेंट को कैसे नहीं, उनके देखो, जिस भी फेनोमेना का वैचारिकी स्पष्ट ना हो, इस मामले में बहुत स्पष्ट हूं। जो 12-13 में आंदोलन हुआ था उस वक्त भी मैंने लिखा था कि इस तरह के आंदोलन जिसकी वैचारिकी स्पष्ट ना हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं। किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी घटना परिघटना के लिए वैचारिक रूप से आप क्या सोचते हैं, फ्रीडम पे आपकी सोच क्या है, इक्वालिटी पे आपकी सोच क्या है, जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सोशल जस्टिस पे आपकी सोच क्या है, सेक्युलरिज्म पर आपकी सोच क्या है, जब तक इस पूरे बास्केट का अध्ययन ना हो तब तक हर चीज को मैं समझता हूं टिप्पणी करना, और ये डिजिटल फिनोमेना ही बन के रहेगा। आगे वो आपसे तो ये किस तरीके से फ्रॉड हुआ, जो बता रहे हैं कि किसी ने कहा कोई कार्यक्रम करेंगे और उनको पता ही नहीं था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि ये ठीक है, वो बात सही है कि सांसदों के पास लोग इस तरह के चिट्ठी लिखवा लेते हैं, रिजर्वेशन कंफर्म कराना है, लेकिन ये अगर हुआ है तो फिर ये आपने जो कहा अमलेंदु जी कि आखिर उस पत्रकार का फिर नाम भी बताना चाहिए, और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, तो कोई वरिष्ठ व्यक्ति इस तरह का फर्जीवाड़ा करेगा, वो भी पत्रकार, ये थोड़ा सा हैरानी की बात। बिल्कुल समझिए, ये अगर लेना था तो नाम कह के लेते, फिर नाम कह के लेते, आप कह के लेते, भाई कॉकरोच जनता पार्टी की हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, उसके लिए मनोज झा चाहते तो देते नहीं, नहीं देते। इसका मतलब कि शुरू में ही उन पत्रकार महोदय के मन में भी ये रहा होगा कि मनोज झा इसके लिए नहीं देंगे, क्योंकि वो साफ तो कह रहे हैं कि अगर आपकी वैचारिकी स्पष्ट नहीं है, आपकी सोशल जस्टिस पे क्या है, सेक्युलरिज्म पे क्या है, संविधान पे आपकी क्या राय है, अगर नहीं है तो मतलब कोई आप पे टिप्पणी नहीं किया सकती। और इनके जो गुरु अन्ना थे, इसके भी गुरु अन्ना ही है, ये भी वहीं से निकल के आया है, तो इसके भी अन्ना तो उनकी भी वैचारिकी स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उस पर भी हमने टिप्पणी नहीं की थी, तो आज भी नहीं करेंगे।
इसका मतलब कि शुरुआत जो आप अन्ना की वैचारिकी स्पष्ट नहीं थी, इस पर तो ये तो नहीं है, वो बहुत स्पष्ट थी वैचारिकी, स्पष्ट थी, पूरा विवेकानंद फाउंडेशन के था। और अभी ये जो आ रहा है दीप्के, इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इसको भी विवेकानंद फाउंडेशन से कोई पुरस्कार उसका क्या मिला, इस तरह की बातें भी सब आ रही हैं, या वो सौरभ दास उसको, या पता नहीं किसको, मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर विवेकानंद फाउंडेशन से कुछ भी नाता रिश्ता है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है। मतलब सत्ता पक्ष भी रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप तय करेंगे, और विपक्ष का स्पेस भी डोनाल्ड ट्रंप तय कर देंगे। सही कह रहे हैं, है ना। और सड़कों पे लाठी खाते रहेंगे कांग्रेस के और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता, और अब छात्र और अब युवा ये सब लाठियां खाएंगे। और ये स्पेस जो होगा ये डोनाल्ड ट्रंप के चेले तय करेंगे, सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। बहुत अच्छी राजनीति है भाई ये तो। बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है अब इंडिया गठबंधन की 8 तारीख को, और उसके पहले जिस तरह से अब ये कॉकरोच जनता पार्टी अब वो प्रदर्शन की बात कर रही है, क्या कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन शुरुआत ही एक फर्जीवाड़े से हो रही है, जो कह रहे हैं मनोज कुमार झा, और कह रहे हैं कि उनके लेटर पर ये लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की वो जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं था कि ये जगह किस लिए ली जा रही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से देश का युवा सड़कों पर उतरा है और शिक्षा को लेकर, शिक्षा को तहस नहस किया जा रहा है, वो उस पर विचार करना बहुत गंभीर है। बाकी और मुद्दे तो अपनी जगह हैं ही, किस तरीके से आर्थिक संकट से देश गुजर रहा है, पर शिक्षा को लेकर अब देखते हैं कि क्या जो इन छात्रों की और उसके अलावा जो यूथ कांग्रेस के और NSUI के लोग हैं, उनकी ये जो मांग है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, ये पूरी होती है या नहीं। हालांकि हटाने की मांग तो अब पूरी हो चुकी, 2 अधिकारियों को हटा दिया गया, लेकिन अब शिक्षा मंत्री क्या बने रहेंगे। और दूसरे जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि एनटीए हो सकता है समीर जी, शिक्षा मंत्री भी हटा दी जाए, प्रधानमंत्री बना दिए जाए। तो ये तो देखने वाला ये नहीं है, वहां तो कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है। नहीं ठीक है, वैकेंसी नहीं है, लेकिन कुछ और भी तो दिया सकता है। जब यहाँ से CBSE के चेयरमैन को हटाकर जो बढ़िया जगह भेजा जा सकता है, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना के भी तो भेजा जा सकता है कि लो हमने आपकी बात मान ली, शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया, उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये भी तो किया जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जिस तरह से यहाँ खेल हुआ है CBSE में, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसको लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। और NTA को लेकर भी जो सवाल पूछे हैं दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री से, अब उनका जवाब उनको क्या मिलता है, मिलता भी है या नहीं, इस पर हमारी नज़र रहेगी, आपको हम अपडेट करेंगे। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।